मैं माउंटेनियर भावना रहरिया हूँ और मैंने बहुत सारे माउंटेन क्लाइंब किए हैं, लेकिन जो मेरी स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो मेरा ड्रीम था वो माउंट एवरेस्ट था। और मैं कहूँगी कि मैंने एक एवरेस्ट नहीं क्लाइंब किया है, मैंने 2 एवरेस्ट क्लाइंब किए हैं। एक वो जो कि संघर्ष का एवरेस्ट था और एक वो जो कि एक्चुअल माउंट एवरेस्ट था। संघर्ष का एवरेस्ट स्टार्ट होता है 7th क्लास से। हमको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। जब मेरे स्कूल में, मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ तामिया, बहुत छोटा गांव है, ज़िला छिंदवाड़ा पड़ता है, मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं 7th क्लास में थी और टीचर मुझे एवरेस्ट के बारे में, मतलब हमारी क्लास को एवरेस्ट के बारे में बता रहे थे। और वहाँ पर पता चला कि विजेंद्री पाल मैम जो हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है और वो इंडिया की फर्स्ट वुमन है जिन्होंने ऐसा किया है। तो मैंने अपने टीचर से कहा कि मुझे भी माउंटेनियर बनना है, मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि भावना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्योंकि ऑब्वियसली बस की बात नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसको ही बस में करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं माउंटेनियर बनूंगी और एक दिन माउंट एवरेस्ट ज़रूर क्लाइंब करूंगी। सेवन्थ क्लास में सोच लेना बहुत ही स्टूपिड सा होता है। जैसे आप किसी बच्चे से पूछोगे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो XYZ, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा या मैं वो बनूंगा। लेकिन जब मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहती थी कि मैं माउंटेनियर बनूंगी। और मैंने ये सोच लिया था। मेरे पिताजी से पूछा कि मुझे माउंटेनियर बनने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि आप जो तामिया में पहाड़ है उसको क्लाइंब करो तो आप माउंटेनियर ज़रूर बन जाओगे, क्योंकि गाइडेंस की कमी थी। मैं ऐसे विलेज से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर उस टाइम पे मेरे यहाँ टीवी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन को अगर आप स्मार्टली यूज़ करेंगे, अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं और अगर आप टाइप करते हैं तो आपको 100 या 1000 रिजल्ट आते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करें। गाइडेंस की कमी होने के कारण मुझे बहुत लेट पता चला कि माउंटेनिंग में जाने के लिए क्या करना होता है। 2009 में आफ्टर 10th में एक कैंप मैंने अटेंड किया, एडवेंचर कैंप, और वहाँ जो इंस्ट्रक्टर आए हुए थे वो माउंटेनियर थे और उनने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो माउंटेनियर हैं, वो हमको ट्रेनिंग कराएंगे, तब एक्चुअल में मुझे माउंटेनिंग के बारे में पता चला। और तब पता चला कि अगर माउंटेनिंग करना है तो कोर्सेज करना पड़ेंगे। तो पहला कोर्स होता है बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, दूसरा एडवांस माउंटेनिंग कोर्स और फिर MOI और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया कि अगर माउंटेनियर बनना है तो कोर्स करने पड़ेंगे। तो पहले ही मैंने सोच लिया कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन चूज़ करूँगी, बिकॉज़ वो स्पोर्ट्स का है और मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। मैंने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी नेशनल्स भी खेले हैं, बास्केटबॉल में, साइकिल पोलो में। तो मैंने पहले ही सेट कर लिया कि अब मुझे फ़िज़िकल एजुकेशन करना है और मैं हायर एजुकेशन के लिए उस छोटे से गांव से निकलकर हमारी राजधानी में गई, भोपाल में गई और अपना एडमिशन किया। और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो पिताजी जो मेरे टीचर हैं और हम 4 बहन 1 भाई हैं, मेरा नंबर 3rd है, और उनके लिए 5 को पढ़ाना और मेरे लिए माउंटेनिंग को ज्वाइन करना उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन जहाँ पर लर्निंग स्टार्ट होती है ना, तो आप जिस भी फील्ड में जाते हैं तो उससे रिलेटेड कहीं पर भी कुछ भी फील्ड वर्क होता है तो आप वो करना पसंद करते हो कि उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मैंने एज अ फ्रीलांसर एडवेंचर कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से मैं लर्निंग स्टार्ट करी। तो लर्निंग का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, आप जब स्टार्ट करो तब आप लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लर्निंग करी, वहाँ से कुछ स्किल सीखी और फिर उसके बाद कुछ पैसे भी कमाए और उससे मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया। पहले मैंने बेसिक कोर्स किया, उसमें अल्फ़ा लाना होता है, फिर एडवांस कोर्स किया और अभी मैंने MOI भी कर लिया है, जिसमें अब मैं माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। लेकिन कोर्स में पता चला कि अगर आपको एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो नेपाल गवर्नमेंट आपको बहुत सारा पैसे चार्ज करती है, परमिट मांगती है।
लाइक 15 लाख के करीब उसमें एक्सपेंडिचर आता है। और मैंने तो मेरी लाइफ में 25,000 भी एक साथ नहीं देखे थे, 15 लाख तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैंने कहा कि ये तो एक अलग ही मोड़ आ गया है, जिसके लिए मैं पागल थी कि मैं 7th क्लास से सोच रही हूँ। मैंने कोर्स कर लिया, मैंने एक्सपीडिशन कर लिया, गढ़वाल हिमालय, हिमाचल हिमालय में क्लाइंब किया, और अब जब एवरेस्ट की बारी आई है तो ये एक बड़ा मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने तो तुरंत हाथ खड़े कर दिए कि ये तो तुमने सोचा भी कैसे कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो मैंने अपना प्रोफाइल बनाया और मुझे लगा कि मैं फ़ीमेल हूँ। जो सब लोग बोलते हैं कि आप तो फ़ीमेल हैं, आपकी कोई भी मदद कर देगा, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं तो फ़ीमेल हूँ, मैं किसी के पास हेल्प के लिए जाऊँगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश को उस ऊँचाई में ले जाना चाहती हूँ, तो मुझे कोई भी हेल्प कर देगा और कहेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा टास्क है। मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे एवरेस्ट के लिए तैयार तो मैं थी, लेकिन 4 साल लगे उस एवरेस्ट में पहुँचने के लिए। तो कुछ ऐसे मोमेंट मेरे सामने हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण कुछ चीज़ नहीं कर पाते, लेकिन कभी भी उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम कैपेबल नहीं है, मतलब हमारे या फाइनेंशियली वीक हैं या XYZ जो भी आप जिस चीज़ जो आपके आड़े आती है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर स्किल होती है ना, वहाँ पर कोई ना कोई आपकी ज़रूर हेल्प करता है, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, मैं स्पॉन्सर्स के पास जाने लगी, हमारे मिनिस्टर्स के पास जाने लगी कि आप प्लीज़ मेरी मदद करें। तो जो मेरे को वापस जो मिलता था, पतालकोट किसी ने सुना नहीं होगा, मैं तामिया के पास, मध्य प्रदेश का सबसे गहरी जगह है पतालकोट, वो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं किसी लीडर के पास गई और मैंने अपना प्रोफाइल दिखाया और मैंने कहा कि मैं तामिया से हूँ, तो उन्होंने कहा कि वही तामिया जहाँ पर पतालकोट है। मैं काफ़ी खुश हो गई कि वाह, इनको तो मेरे जो मेरा गांव है उसके बारे में पता है। बट उन्होंने कहा कि किसके रेफरेंस से आई हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे इसलिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी ने तो कहा होगा कि मैम आपकी मदद करूँगा। तो मैंने मन में सोचा कि यार आपसे मिलने तो कोई भी आ सकता है ना, एज अ नागरिक। मगर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक आना। ओके, मैं नेक्स्ट वीक के लिए चली गई। नेक्स्ट वीक फिर आई, फिर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसको लोग डिनाई करें, मना करें कि आपने गलत फील्ड चूज़ कर ली है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पहुँच सकते हैं। तो जैसे कि तामिया से बिलोंग करना या पतालकोट से बिलोंग करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक और ऐसा मोमेंट हुआ कि किसी ने कहा, लीडर्स के साथ काफ़ी लोग भी होते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है हम करेंगे, और जो उनके साथ जो लोग होते हैं ना, उनसे मेरे को ऐसे परिचय कराने लगे कि देखो देखो पतालकोट की लड़की आई है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने। तो आई रिपीट इट कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए उस 4 साल में। मेरा जो रूटीन होता था, सुबह 40 किलोमीटर साइकिलिंग करना, 10 किलोमीटर रनिंग करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, उसके बाद कॉलेज जाना, वापस आना, स्पॉन्सर से मिलना, कॉरपोरेट से मिलना, और फिर वही रूटीन डेली करना। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा साल होगा जब मुझे ये हेल्प मिल जाएगी, मेरा परमिट हो जाएगा और मैं एवरेस्ट के लिए जा पाऊँगी। तो मैं अपने आप को बी रेडी फॉर्मूला है कि आपको नहीं पता कि कब आपके पास वो मंजिल आपके सामने आ जाए और आप रेडी ही ना हो। वैसे आजकल तो सबको पता होता है कि एग्ज़ाम कब आने वाला है। तो बी रेडी, आप अपने आप को प्रिपेयर रखें अपने एग्ज़ाम के लिए कि आपको नहीं पता आपको कब वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। साल गुज़रते गए, फिर 2018 में भी ऐसा हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि अब हम आपको भेजेंगे, और मैं काफ़ी खुश हो गई कि नहीं चलो अब इस बार टाइम आ गया है जाने का। लेकिन फिर से उस साल भी मुझे नहीं भेजा गया
और मैं काफ़ी नर्वस हो गई। मैंने सोचा कि अब तो मैं तब जाऊंगी जब मैं खुद कैपेबल होंगी। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, जब आप प्रयत्न करते हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आप लोग आईएएस बनने के लिए कोचिंग करते हैं यूपीपीएससी की, 1 साल में नहीं होता है, दूसरे साल में नहीं होता, तीसरे साल में नहीं होता। लेकिन आप क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाते हो तो फिर आप सोचते हैं कि यार आपसे नहीं हो रहा है, तो आप फील्ड को चेंज करने का सोचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जिस फील्ड में इतना साल दिया है, आपने इतना डेडिकेशन दिया है, तो अब तो आप उसको पूरी तरीके से जान गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। तो इसलिए फील्ड ना चेंज करते हुए मैंने सोचा कि अगर मैंने 3 साल दिए हैं, 4 साल दिए हैं, तो 1 साल और सही। और फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट को वापस से, जो मैं हर साल करती थी, लेटर लिखा। और उस साल उस लेटर का रिप्लाई आया कि भावना, आपको आपका जो रिक्वेस्ट आई थी उसको हमने एक्सेप्ट कर ली है और नेपाल गवर्नमेंट से कह दिया है कि आप इस साल माउंट एवरेस्ट जाएंगी। और ये संघर्ष का एवरेस्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। और एक्चुअल जो कि माउंट एवरेस्ट है, -45 का टेम्परेचर, 180 की स्पीड में हवा वहाँ पर चलती है, एवलांचेस, क्रेवासेस और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, माउंटेन हज़ार्ड जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। मैंने कोर्स सारे कर रखे थे, मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि हाउ टू क्लाइम माउंटेन। लेकिन जब यहाँ से निकले, मैं लूकला एक जगह, वहाँ से क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करते हैं, बेस कैंप पहुँचे। बेस कैंप के बाद 4 कैंप हैं, कैंप 1, 2, 3, 4, और इनमें हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन इसलिए करते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए। एक्लिमेटाइजेशन मीन्स जो हमारा शरीर है वो उस वातावरण में ढल जाए। ऐसा आप भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी एम को टारगेट करते हैं तो आपको उस वातावरण में, मतलब आईएएस अगर मुझे बनना है या फिर आप जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके जैसा बनने लगते हैं, आप उतनी प्रिपरेशन करने लगते हैं, अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं उस वातावरण के लिए। तो हम एक्लिमेटाइज के लिए रोटेशन करते हैं। पहले कैंप 1 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर कैंप 1 जाके 2 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर बिलो कैंप 3 वहाँ तक जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन है। और फिर उसके बाद हमारी डेट डिसाइड होती है कि हमको किस दिन टॉप पर जाना है। ये पूरा 45 डेज़ का टाइमिंग चल रहा है जब एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं। हमारी डेट डिसाइड हुई कि 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जब हम टॉप पर पहुंच सकते हैं, विंड सही होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा विंड होगी तो हमको क्लाइंबिंग नहीं करने दिया जाएगा। हम बेस कैंप से कैंप 1 के लिए गए, वहाँ पर आइस कुंभो फॉल ग्लेशियर, बहुत बड़ी बड़ी आइस वॉलें हैं, जुमार इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उससे अपनी बॉडी वेट को पुल करते हुए क्लाइंब करते हैं। फिर कैंप 3 पहुँचे। कैंप 3 से ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। हमारी सारी टीम, जो एक दल कुछ आगे जा रहे थे, कुछ दल पीछे चल रहे थे, और एक पॉइंट वहाँ पर आ रहा था कि एक डेड बॉडी उस रोप में बंधी हुई थी जिस रोप से हम आगे जा रहे थे, और उस नॉट में अगर मैं जुमार आगे बढ़ाती तो उसकी नॉट में मेरा जुमार फंस सकता था। तो मैंने जुमार निकाला, उस डेड बॉडी से आगे लगाया, एंकर भी लगाया, और फिर उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया और उस डेड बॉडी को क्रॉस किया। और इसको करने में मैं काफ़ी डर भी गई, मेरे को पूरे पसीने छूटे। लेकिन ये सिचुएशंस तो देखनी थी। जब आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। तो अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, जो चूज़ आपने किया है, जो एम आपने चूज़ किया है, तो अगर सिचुएशंस ऐसी आएगी तो शायद आप गिव अप कर दें। बट जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो आप ऐसा नहीं करते। मैंने कैंप 4 पहुँचे। कैंप 4 पहुँच के, थैंक यू, कैंप 4 पहुँच के, कैंप 4 को डेथ जोन बोलते हैं। उसको डेथ जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ अगर आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन भी है तो भी आपकी डेथ हो सकती है। और फिर वहाँ से टॉप पर पहुँचने के लिए 14 से 15 घंटे लगते हैं, और पूरी रात हमको क्लाइंब करना होता है। हमने 8:30 बजे रात में क्लाइंब करना स्टार्ट किया, और फिर बालकनी एक जगह आती है। बालकनी में थोड़ा सा स्पेस है कि आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, रेगुलेटर चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। वैसे माइनस टेम्परेचर में ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फ्रोज़न बाइट हो जाता है, हम जम जाते हैं, हमारा ब्लड जमने लगता है। तो मैंने रेगुलेटर चेंज किया और दूसरे सिलेंडर में लगाया, और वो ऑक्सीजन लीक करने लगा।
और लीक करने लगा तो मैं थोड़ा सा घबराई कि यार ये क्या हो गया। फिर मैंने उसको ट्राई किया, जो भी हम जैसे भी उसको ठीक कर सकते थे किया, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं कर पाई। मेरे साथ मेरा शेरपा था। शेरपा वो होता है जो हमको क्लाइंबिंग में मदद करता है, उसने भी ट्राई किया, नहीं हो पाया। 1.5 घंटे हम उस जगह पर बिताए, जिस जगह पर माइनस टेम्परेचर, उस दिन -55 टेम्परेचर था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। और उस 1.5 घंटे में मुझे ब्रीथ भी लेना है, अपने आप को फ्रोज़ होने से भी बचाना है, तो मैं कंटिन्यू फिंगर्स और अपने बॉडी में मूवमेंट रख रही हूँ। ब्रीथ भी करना है और ब्रीथ करने के बाद उस रेगुलेटर को ठीक भी करना है। 1.5 घंटे बीत गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। शेरपा ने कहा भावना अब हम ऊपर नहीं जा सकते, अब हमको नीचे जाना होगा। और मैं साइलेंट हो गई और मुझे वो जो संघर्ष का एवरेस्ट था वो पूरा घूमने लगा। और वापस मैंने सोचा कि अब मैं नीचे तो नहीं जाना चाहती हूँ। और मैंने कहा मैं कैसे भी जाऊँगी, मेरा रेगुलेटर लीक कर रहा है। तो उसने कहा कि आप मेरा रेगुलेटर ले लो, कैंप 4 में कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, मैं आपका लीकेज वाला यूज़ करता हूँ, उसको वहाँ पर लीक नहीं होने दूंगा। मैंने कहा ओके, जब मुझे आपका ही रेगुलेटर यूज़ करना है तो मैं नीचे क्यों जाऊँ, मैं ऊपर जाऊँगी। और मैं क्यों जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा है। ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ। आप जो भी फील्ड में हो, अगर आपका कोई सिलेबस होता है, अगर आपने अपने सिलेबस को 100% दिया है, आपने उस सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग में अपना 100% नहीं दिया, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सेम सिचुएशन, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा था कि जो मैंने कोर्सेज, जो मैंने पढ़ाई की है, अगर मैं ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं एवलांच हो जाएगा या फिर कोई भी ऐसी कोई नोट, अगर मेरा जुमार काम करना बंद कर देगा, तो मुझे क्या नोट यूज़ करनी है, कैसा स्टेप उठाना है, ये मुझे पता है। उस बिहाफ में मैंने अकेले क्लाइंब करने का डिसीज़न लिया और क्लाइंब किया भी। मैं काफ़ी दूर तक क्लाइंब किया मैंने, और मेरा शेरपा वहीं पर रुक गया था। मैं क्लाइंब करने लगी। ऑक्सीजन का प्रेशर मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया, मैंने उसको 3 की जगह 2 पर कर दिया। मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ये किया। फिर मैंने जो एक दल आ रहा था उसके एक पर्सन से कहा प्लीज़ मेरा प्रेशर बढ़ा दें, क्योंकि वो रेगुलेटर बैग रख सक के पीछे है और मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा वेयर योर शेरपा। एग्ज़ाम में तो हम अकेले ही होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे वो सिचुएशन आ रही थी। उसने जैसे ही ये वर्ड बोले और मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और माइनस टेम्परेचर के कारण वो जम चुके थे और मैंने उनको ऐसे हाथों से निकाल रही थी। बट मैंने उस चीज़ को वहाँ पर फॉरगेट किया। जब बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो मैंने किसी की हेल्प से वो हेल्प भी ली, फिर वापस उसको किया और फिर मैं पहुँची टॉप ऑफ दी वर्ल्ड। और आई डोंट नो कि मैंने इतनी कंट्रियाँ घूमी हैं, बाकी वो फ्लैग में वो पावर है या नहीं, लेकिन तिरंगे में वो पावर है कि इंसान कितना भी एग्जर्शन में हो, कितना भी कैसे भी हो, वो फ्लैग को देखकर सारी थकान दूर हो गई, सब दूर हो गया और बस दिल से निकला भारत माता की जय।